हाय फ्रेंड्स, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं अनिल मोहन का उपन्यास रफ्तार का पार्ट 12। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। पुलिस स्टेशन में हर रोज़ की तरह गहमा गहमी थी। कहीं शोर था तो कहीं खामोशी से मामले निपटाए जा रही थे। हर कोई अपने आप में व्यस्त नज़र आ रहा था। कांस्टेबल ओमवीर डंडा पकड़े पुलिस स्टेशन के एक कमरे में पहुंचा, जहां अलग अलग दिशाओं में 3 टेबलों पर पुलिस वाले मौजूद थे। कुछ व्यक्ति अपने मामले सुलझाने में व्यस्त थे। एक टेबल पर हवलदार सुच्चा राम एक व्यक्ति की चोरी की रिपोर्ट लिख रहा था। सुच्चा राम ने एक निगाह उस पर मारी, रिपोर्ट लिखता रहा। ओमवीर कुर्सी पर बैठ गया। सुच्चा राम ने अपना काम निपटाया तो वो आदमी कह उठा, हवलदार जी, अगर चोर पकड़ा जाए तो हम पूरी कोशिश करेंगे। सुच्चा राम रिपोर्ट की एक कॉपी उसे देते हुए कह उठा कि चोर जल्दी मिल जाए। वो रिपोर्ट की कॉपी लेकर चला गया। हवलदार सुच्चा राम ने मुस्कुराकर कांस्टेबल ओमवीर को देखा। आ गए तुम? हाँ। आज भाभी के लिए क्या खरीदा? कोई साड़ी ली नई वाली? हवलदार सुच्चा राम मुस्कुराता हुआ कह उठा। साड़ी? क्यों, कल कोई खास बात थी क्या? ओमवीर ने उसे गहरी निगाहों से देखा। हाँ, वो टेम्पो चोरी में जिसे पकड़ा था, जिसका मुंह खुलवाया जा रहा था, वो रात को भाग गया। मालूम पड़ा वो आराम से पुलिस स्टेशन के बीच में से निकलकर बाहर निकला। ये खास बात नहीं है क्या? ओमवीर के माथे पर बल नजर आने लगे। उसके भागने से साड़ी का क्या वास्ता? मैंने सोचा भागते हुए उस टेम्पो चोर के नोट गिर गए हों, गलती से वो तुम्हें मिल गए हों और तुम भाभी के लिए साड़ी ले आए, इसलिए पूछ लिया। सुच्चा राम मुस्कुरा रहा था। टेम्पो चोर के न तो कोई नोट गिरे और न ही मुझे मिले। ओमवीर दांत पीचकर कह उठा। तुम जो कहना चाहते हो मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ सुच्चा राम। रात उस पर तुम्हारी ड्यूटी थी। सुच्चा राम की मुस्कान कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरी ड्यूटी रात 12 बजे तक थी और मालूम हुआ है टेम्पो चोर 10:30 बजे ही यहाँ से निकल गया था। हाँ, इतने बजे ही निकला। मैं उसे कमरे में बंद करके सब इंस्पेक्टर दयाल साहब के पास आ गया था। आधे घंटे बाद जब वापस आया तो देखा दरवाज़ा खुला हुआ था। वो कमरे में नहीं था। पुलिस स्टेशन में हर जगह ढूंढा तो वो मिला नहीं। तब मैं समझ गया कि वो भाग गया। हाँ, वो भाग गया। सुच्चा राम का मुस्कुराता चेहरा हिला। तुम दरवाज़ा बंद करके सब इंस्पेक्टर दयाल के पास गए और वो भाग गया। मेरे ख्याल से तुम दरवाज़ा बंद करना भूल गए होंगे। मैंने बंद किया था, किसी और ने गलती से खोल दिया होगा। ओमवीर भड़कने के अंदाज में बोला। गुस्सा क्यों हो रहे हो ओमवीर? मैं कहाँ गुस्सा हो रहा हूँ? हो रहे हो, अपना चेहरा तो देखो। खैर छोड़ो, दरवाज़ा तुमसे खुला रह गया होगा। ऐसे तो दरवाज़ा खुला छोड़ने वाले नहीं हो। लेन देन का कोई तो हिसाब हुआ ही होगा, तभी दरवाज़ा खुला छोड़ा होगा। ओमवीर ने दांत पीचकर सुच्चा राम को देखा। तुम मुझ पर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगा रहे हो। मैंने कब कहा? तुम्हारी बात का यही मतलब है। मतलब गया कुएं में। सुच्चा राम का चेहरा एकाएक कठोर हो गया। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जिसका मतलब ये निकले कि तूने रिश्वत ली है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा, रिश्वत दिए बिना जेल के कमरे का दरवाज़ा खुला नहीं मिल सकता था, जो कि मिला और वो निकल गया। तू फिर मुझ पर रिश्वत का इल्ज़ाम? मैंने ऐसा कुछ भी तेरे को नहीं कहा। सुच्चा राम ने उसकी आंखों में झाँका। मैंने तो सिर्फ एक ही बात पूछी है कि भाभी के लिए नई साड़ी कल ले आया था या वक्त नहीं मिला।
आज लानी है। ये भी इसलिए पूछा कि मैंने अपनी बीबी के लिए भी साड़ी लानी है। दोनों इकट्ठे चले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ओमवीर ने सुच्चाराम को घूरा। सुच्चाराम सख्त निगाहों से उसे देख रहा था। मैं सब समझ रहा हूँ तेरी बात का मतलब, ओमवीर ने बुनबुनाते हुए कहा और उठकर बाहर निकलता चला गया। सुच्चाराम गहरी सांस लेकर रह गया। क्यों तंग कर रहे हो उसे? कुछ कदमों की दूरी पर बैठे एक सब इंस्पेक्टर ने मुस्कुराकर कहा। तंग नहीं कर रहा, समझा रहा था कि अभी वक्त है, सुधर जाए, नहीं तो एक दिन वर्दी उतर जाएगी। सुच्चाराम उखड़े स्वर में कह उठा, मैंने टेम्पो चोरी वाले को कल काफ़ी मेहनत के बाद पकड़ा था और मुझे पक्का विश्वास है कि इसने कुछ ले देकर रात को उसे थाने से भगा दिया। चिंता मत कर, ऐसी हरकतों वाले ज़्यादा देर वर्दी पहनकर नहीं रह सकते। जब भी किसी मामले में फंसा तो समझ में आएगा कि तू उसे क्या समझाना चाहता था। चाय बना, ओमवीर उखड़े स्वर में चाय वाले से बोला और डंडा बगल में दबाकर बीड़ी सुलगाने लगा। पास खड़े देवराज चौहान ने शांत ढंग से चाय का घूंट भरते हुए उसे देखा। इसी का ही तो इंतजार था देवराज चौहान को, और ओमवीर जल्दी ही नज़र आ गया था। चाय वाला उसके लिए चाय बनाने की तैयारी करता हुआ कह उठा, आज तो साहब का मूड उखड़ा हुआ लग रहा है। पुलिस की वर्दी बदन पर रहेगी तो मूड ऐसा ही रहता है। ओमवीर मुंह बनाकर कह उठा, जनता की सेवा करो तो मुसीबत, ना करो तो मुसीबत। शराफत तो दुनिया में रह ही नहीं गई है। ओमवीर ने बीड़ी का कस लिया, डंडा दूसरे हाथ में थाम लिया। साहब जी, पहले का भी कुछ हिसाब है। चाय वाला चाय बनाते हुए बोला, कितना है? 400-500 रुपये हो चुके हैं। ओमवीर ने उसी पल जेब में हाथ डालकर 500 का नोट निकाला और उसे दिया। रख ले, जो बचे हैं उसे खाते में जमा कर लेना। वो तो मैं जानता ही था कि आपसे मिल जाएंगे। चाय वाला दांत दिखाकर बोला, तभी तो कहा नहीं, वरना 100-200 के होते ही मैं दूसरों को टोकना शुरू कर देता हूँ। ये लो साहब जी चाय। ओमवीर ने चाय का गिलास पकड़ा, घूंट भरा। देवराज चौहान उसके करीब आ गया। कल तुमने अपनी बात पूरी की। देवराज चौहान शांत स्वर में बोला। कैसी बात? ओमवीर ने उसे सिर से पांव तक देखा। कौन हो तुम? कल जो तुम्हें 1.5 लाख दिया गया था वो मेरी ही जेब से गया था। देवराज चौहान का स्वर धीमा हो गया। ओमवीर सकपकाया, फिर जल्दी ही संभल कर बोला, काम हो गया, बात खत्म, जाओ यहाँ से। एक छोटा सा काम है। नया काम है या उन्हीं 1.5 लाख में से है? नया है, लेकिन छोटा सा है। ओमवीर ने इधर उधर देखा, फिर घूंट भरा। कुछ दूरी पर कार में बैठा रंजन तिवारी आंखें सिकोड़े दोनों को देख रहा था। बोलो, उसने जो टेम्पो चुराया था, उस टेम्पो को मैं 5 मिनट के लिए देखना चाहता हूँ। वो टेम्पो? ओमवीर ने देवराज के दाढ़ी मूँछों वाले चेहरे पर निगाह मारी। हाँ, जिससे मेरे साथी ने चोरी किया था। समझे क्या? समझ तो गया। ओमवीर ने घूंट भरा, लेकिन वो टेम्पो तो गया। कल ही उसका मालिक उसे ले गया। मालिक? क्या नाम है उसका? शायद अमृतलाल नाम था उसका। मुझे उसका पता दो। टेम्पो कहाँ मिलेगा? टेम्पो कहाँ मिलेगा मैं नहीं जानता, और टेम्पो वाले का पता पुलिस स्टेशन के भीतर मौजूद फाइल में दर्ज है। वो पता मुझे दो। देवराज चौहान ने कहा। 1000 रुपया दूंगा। आसान काम नहीं है। कल तुम्हारे आदमी को भगाने की वजह से हवलदार पहले ही मुझ पर शक कर रहा है। अब किसी को भगाना नहीं है, सिर्फ टेम्पो के मालिक का पता नोट करना है। वो हवलदार शक खा जाएगा, और मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। 2000 ले लेना,
देवराज चौहान ने चाय का घूंट भरा। तुम मुझे फंसाकर ही रहोगे। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। तुम्हारा साथी तुम्हें मिल गया, टेम्पो वाले को टेम्पो मिल गया, अब क्या मामला रह गया। तुम अपने काम से मतलब रखो। 2000 मिल रहे हैं तुम्हें, ठीक है, कोशिश करता हूँ, लेकिन 5000 लूँगा। ओमवीर ने फैसले वाले स्वर में कहा। मिल जाएंगे। टेम्पो वाले का नाम पता ठीक से नोट करके लाना। देवराज चौहान से बातें करने के बाद रंजन तिवारी ने कांस्टेबल ओमवीर को पुलिस स्टेशन में जाते देखा और देवराज चौहान को एक तरफ खड़े होते देखा तो वो समझ गया कि दोनों में कोई खास बात हुई है। खास ही वजह है कि देवराज चौहान ओमवीर से आकर मिला। मालूम होना चाहिए कि देवराज किस फेर में है। रंजन तिवारी सावधानी से कार से उतरा और देवराज चौहान की निगाहों से बचता बचाता पुलिस स्टेशन में प्रवेश कर गया। तिवारी जानता था कि कल सोहनलाल से बातें करते समय देवराज चौहान ने उसे अवश्य देखा होगा। ऐसे में देवराज चौहान की नज़रों में न आया जाए तो ज़्यादा बेहतर था। कांस्टेबल ओमवीर ने कमरे में प्रवेश किया और हवलदार सुच्चाराम के टेबल के पास मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। सुच्चाराम ने हाथ में पकड़े कागज़ पर से निगाह हटाकर उसे देखा। बहुत जल्दी तू साड़ी खरीद लाया? दुकान पास में ही है क्या? सुच्चाराम शांत स्वर में बोला। मैं ये सोचकर आया हूँ कि तेरी जुबान बंद करने का कोई इंतजाम करूँ। ओमवीर उखड़े स्वर में बोला। सुच्चाराम ने सिर हिलाया। तो तू मेरी जान लेने का इरादा करके आया है? जान लेने का नहीं, जुबान बंद करने की सोचकर आया हूँ। एक ही बात है, जान लेने या जुबान बंद करने में कोई फ़र्क है? सुच्चाराम ने कहना चाहा। तू क्या समझता है कि मैं रिश्वत लेता फिरता हूँ? ओमवीर ने नाराज़गी से कहा। मैंने कब कहा कि मैं ऐसा समझता हूँ? मैं समझने से आगे पहुँच चुका हूँ। मतलब कि मैं रिश्वत लेता हूँ। सीधे सीधे शब्दों में तू यही कहना चाहता है। अब मैं क्या कहूँ? मेरे कहने के लिए तो तूने कुछ छोड़ा ही नहीं। सुच्चाराम ने होठ सिकोड़े। टेम्पो चोरी वाली फाइल मुझे दे। क्यों? क्योंकि मैं तेरी जुबान बंद करना चाहता हूँ कि मेरे बारे में तू उल्टा पुल्टा न बोल सके। टेम्पो चोरी करने वाला जाने कैसे भाग निकला है रात को पुलिस स्टेशन से। ओमवीर का स्वर सख्त था। मैं उसे ढूंढकर वापस लॉकअप में बंद करके ही चैन लूँगा। सुच्चाराम के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। ये तू कह रहा है? सुच्चाराम के होठों से निकला। क्यों, मैंने कोई मंत्र पढ़ दिया है जो तू हैरान हो रहा है? मैं इतना ज्ञानी कैसे हो गया? मंत्र पढ़ता तो शायद मैं इतना हैरान नहीं होता। मैं तो टेम्पो चोरी वाली फाइल दिखा। उसको देखने का क्या फ़ायदा? सुच्चाराम ने कहा। भागने वाले का नाम, फ़ोटो, पता उसमें है क्या? मजाक मत कर, मैं सीरियस हूँ। वो फाइल मुझे दिखा। सुच्चाराम ने सिर हिलाया और ड्रावर से फाइल निकालकर दूसरी तरफ बढ़ाई। अच्छी तरह देख ले, मैं फाइल को रिकॉर्ड रूम में रखने जा रहा हूँ। टेम्पो तो मिल गया है और जिसने चोरी किया था उसके बारे में लिख दिया है कि मौका पाकर थाने से फरार हो गया। ओमवीर ने फाइल लेकर उसे खोला। टेम्पो चोरी की रिपोर्ट में अमृतलाल का पता मौजूद था। वो पता उसने मन में कई बार दोहराकर याद किया। 2-4 मिनट यूं ही फाइल को देखता रहा। उसके बाद फाइल बंद करके टेबल पर रखी और उठ खड़ा हुआ। इस फाइल से मालूम हो गया कि टेम्पो चोरी करने वाला कहाँ मिलेगा। सुच्चाराम मुस्कुराया। मजाक मत कर, वो जहाँ भी होगा मैं उसे गर्दन से पकड़ कर लाऊंगा। कहने के साथ ओमवीर बाहर निकल गया। सुच्चाराम ने फाइल उठाई और ड्रार में रखने लगा। क्या हुआ? कुछ कदमों की दूरी पर अपनी कुर्सी पर बैठे
सब इंस्पेक्टर ने पूछा। कहता है रात को वो भाग निकला, उसे ढूंढ कर लाएगा। सुच्चाराम ने मुंह बनाकर कहा। मैं जानता हूँ, बहाने से फाइल देखने आया था कि टेम्पो चोर के थाने से भागने की वजह क्या लिखी है मैंने। मन में डर होगा कि कहीं मैंने ये न लिख दिया हो कि टेम्पो चोर कांस्टेबल ओमवीर की लापरवाही की वजह से पुलिस स्टेशन से फरार हो जाने में कामयाब हो गया। कमरे के बाहर निकलते ही ओमवीर ठिठका। सामने ही उसे रंजन तिवारी खड़ा नजर आया, जो कि उसे ही देख रहा था। ओमवीर उसकी तरफ बढ़ गया। तिवारी साहब आप, कहते हुए ओमवीर का स्वर धीमा हो गया। आज फिर कोई मुर्गा लाए हैं क्या? मेरे लाने की क्या जरूरत है? तिवारी मुस्कुराया। मुर्गे तो खुद तुम्हारे पास आते रहते हैं। मेरे पास? वो जो बाहर खड़ा है, दाढ़ी वाला, काले चश्मे वाला। ओह, ओमवीर मुस्कुराया। आपने देख लिया? हाँ, उससे बातें करते देखा तो मैं समझ गया वो तुम्हारा मुर्गा ही है। ऐसे कामों में इतनी लापरवाही मत किया करो। थाने से दूर जाकर ऐसे लोगों से बातें कर लिया करो। रंजन तिवारी ने समझाने वाले स्वर में कहा। क्या फ़र्क पड़ता है तिवारी साहब, ये तो जनता सेवा है। मैं किसी से कुछ लेता तो हूँ नहीं। सरकार जो तनख्वाह देती है वो ही मेरे परिवार का पेट भरती है। ओमवीर मुस्कुराकर कह उठा। कोई खास काम कर रहे हो दाढ़ी वाले का? कुछ खास नहीं। कल वो जो टेम्पो चोरी का मामला था, आपको तो पता ही है। टेम्पो का मालिक कल ले गया था। दाढ़ी वाला उस टेम्पो के बारे में पूछ रहा था कि वो किसका है, उसका मालिक कहाँ रहता है। उसका पता देने के लिए 5,000 दे रहा है। तो मैंने सोचा जनता की सेवा कर दी जाए। ओमवीर की बात सुनते ही रंजन तिवारी मन ही मन चौंका। जगमोहन को उस टेम्पो के साथ गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से हीरे नहीं मिले। जगमोहन घायल था। यकीनन होश में आने पर उसने बताया होगा कि वो हीरे उसने टेम्पो में छिपाए हैं। कहाँ है टेम्पो वाले का पता? तिवारी ने सामान्य स्वर में पूछा। याद है मुझे। ओमवीर, कब तुम्हें अक्ल आएगी? बेवकूफ़, ऐसी बातें कागज़ में लिखकर चुपचाप पार्टी के हाथ में कागज़ थमाकर उसे दफा कर देते हैं। बाहर जाकर क्या उसे याद कराने की कोशिश करोगे? जुबानी पता बोलकर? रंजन तिवारी ने मुंह बनाकर कहा और जेब से डायरी पेन निकाल लिया। पता बोलो टेम्पो वाले का। ओमवीर ने अमृतलाल का पता बताया। तिवारी ने छोटी डायरी के कागज़ में गलत पता लिखा और कागज़ फाड़कर ओमवीर को थमा दिया। जो पता ओमवीर ने बताया था, अमृतलाल का उसे खुद याद कर लिया था। जाओ दे दो उसे। ठीक है, आप यहाँ कैसे? कोई काम? ओमवीर ने पूछना चाहा। मेरा काम हो चुका है, जाओ तुम भी अपना काम करो, फिर मिलूँगा। कहने के साथ तिवारी आगे बढ़ गया। टेम्पो वाले का पता ले आए। ओमवीर चाय वाले के पास पहुँचा तो देवराज चौहान उसके पास आ गया। हाँ, वो पान वाला देख रहे हो जिसने छाता लगा रखा है? ओमवीर बोला। नज़र आ रहा है वो मुझे। 5,000 उसे दे आओ और मेरे से टेम्पो वाले का पता ले लो। देवराज चौहान पान वाले को 5,000 दे आया। ओमवीर ने पते वाला कागज उसे थमाया तो देवराज चौहान अपनी कार की तरफ बढ़ गया। रंजन तिवारी खुश था। उसे पूरा विश्वास था कि जगमोहन ने उस टेम्पो में कहीं 4.5 अरब के हीरे छिपाए हैं। तभी तो देवराज चौहान उस टेम्पो की तलाश में है। लेकिन अब देवराज चौहान उस टेम्पो तक जल्दी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसके पास ओमवीर के द्वारा जो कागज़ पहुंचा है उस पर उसने अमृतलाल का पता न लिखकर यूं ही कोई दूसरा पता लिख दिया है। कम से कम आज का दिन तो देवराज चौहान का खराब ही जाएगा और वो आज के दिन में टेम्पो को ढूंढकर
उसमें मौजूद हीरो को तलाश कर लेगा। रंजन तिवारी वहां से सीधा अमृतलाल के किराए के कमरे पर पहुंचा। कमरे के बाहर ताला लटक रहा था। उसने पड़ोस से पूछताछ की। पड़ोस में ऑटो वाला रहता था, इस वक्त घर पर ही था। पड़ोस में ऑटो वाला रहता था, इस वक्त घर पर ही था। अमृतलाल कहाँ गया? उसे देखते ही रंजन तिवारी ने उससे पूछा, जैसे अमृतलाल उसका खास हो। आज तो पार्टी खा पी रहा होगा। पड़ोसी ने मुस्कुराकर कहा। क्या मतलब? परसों उसका टेम्पो चोरी हो गया था। पट्टा किस्मत वाला निकला कि कल मिल गया। आज तो सुबह सुबह ही खुशी में नाश्ता टेम्पो के साथ कहीं निकल गया, लेकिन गया कहाँ इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। आज उसने मेरा माल टेम्पो में लाद कर ले जाना था और वो वक्त पर पहुंचा नहीं। दूसरा टेम्पो भी नहीं ले सकता क्योंकि काम कीमती है और अमृतलाल भरोसे का आदमी है। हाँ जी, बंदा तो शरीफ है। सोचो, शायद ठीक अंदाज़ा लगा लो कि वो कहाँ हो सकता है, कहाँ मिलेगा। इस बारे में तो मैं नहीं कह सकता। टेम्पो पास में हो तो वो उड़ता पंछी है। जिधर का माल मिला उसी शहर चल पड़ा। आपके पास टेम्पो लेकर नहीं पहुंचा तो कोई बढ़िया ग्राहक मिल गया होगा, ज़्यादा पैसे देने वाला। उसी का माल ले गया होगा। ऑटो की ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। रंजन तिवारी समझ गया कि अभी हीरे उसके हाथ नहीं लगने वाले, क्योंकि वास्तव में नहीं सोचा जा सकता था कि अमृतलाल टेम्पो लेकर कहाँ गया होगा। वैसे भी टेम्पो तलाश करने के लिए टेम्पो के नंबर की ज़रूरत थी और नंबर भी उसे नहीं मालूम था। एक बार फिर ओमवीर से मिलना पड़ेगा नंबर मालूम करने के लिए। उस्ताद जी, पुजेसिए कह उठा। माल टेम्पो विच लद गया वे, रस्सा वगैरह बांध दिया वे। गियर पाओ और चलो सीमापुर, लेट हो गए। दोपहर का 1:30 बज रहा है। वैसे तो ये टाइम खाने का होता है, परंतु कोई गल नहीं। राह विच रोटी पानी नजर आई तो आधी आधी खा लेंगे। अमृतलाल ने टेम्पो आगे बढ़ा दिया। उस्ताद जी, टेम्पो मिल गया। कितनी खुशी दी गल है। तेरे को कल बहुत दुख हो रहा था। वो तो बहन की ब्याह की बात याद आ गई थी ना, इसलिए दुख तो हुआ। फिर जब तोते वाले ज्योतिषी की बात याद आई तो दुख दूर हो गया, क्योंकि मेरी बहन का ब्याह तो बड़े आदमी से होना है, जिसके पास एक बार बहुत बड़ी दौलत आएगी और वो उसे संभाल पाएगा या नहीं, ये तोते वाले ज्योतिषी को नहीं पता। हाँ जी, ठीक बोलिया वे उस्ताद जी, बिल्कुल यही गल है। अमृतलाल ने मुस्कुराकर उसे देखा, फिर ड्राइविंग पर ध्यान लगा दिया। एक बात तो बता बुझाया। हुकुम उस्ताद जी। जिसके पास बड़ी दौलत होगी, ज़्यादा दौलत होगी, उसने कहा तेरी बहन से ही शादी करनी है। ये बात भी ठीक वे उस्ताद जी। तोते वाले ज्योतिषी ने इस बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। जिसके पास पैसा होगा वो तो अपना रिश्ता बड़े घर में करेगा। बुझेसिए ने गहरी सांस ली। तू एक बार तोते वाले ज्योतिषी से फिर मिल, अपनी बहन के भविष्य के बारे में पूछताछ कर। सबसे पहले तो ये बात पक्के तौर पर मालूम करना कि तेरी बहन की किस्मत में ब्याह है भी या नहीं। ठीक है, पूछ लूँगा, तुसी भी साथ चलना। क्यों? आपका भविष्य भी पूछ लेंगे कि तुसी टेम्पो दी बॉडी पर ही हाथ फेरते रहोगे या आपकी किस्मत में कोई और बॉडी भी है। कहने के साथ बुझेसिए ने अपना सिर दाएं बाएं हिला दिया। अमृतलाल मुस्कुराकर रह गया। कुछ देर बाद टेम्पो शहर की सीमा के बाहर आ गया था और उसका रुख सीमापुर की तरफ था। रात के 11 बज रहे थे। हवलदार ओमवीर ड्यूटी पूरी करके घर जा रहा था। पास ही बस स्टॉप पर भी अभी उतरा था और फिर पैदल आगे बढ़ने लगा। खाली हाथ था। ड्यूटी के बाद डंडा थाने में जमा करा आया था। दिन भर की भागदौड़ की वजह से थका थका सा नज़र आ रहा था।
फुटपाथ पर कुछ आगे बढ़ते ही ठिठका। निगाह किनारे पर खड़ी कार पर गई तो चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। दरवाज़ा खोले, ड्राइविंग सीट पर उसने उसी व्यक्ति को बैठे पाया जो दिन में पुलिस स्टेशन के बाहर मिला था और उसे 5,000 रुपया देकर अमृतलाल का पता ले गया था। बराबर ही ओमवीर उसकी तरफ बढ़ गया। क्यों गुरु, रात को कहाँ भटक रहे हो? ओमवीर ने लापरवाही से पूछा। तुम्हारा इंतजार कर रहा था। देवराज चौहान के चेहरे पर दाढ़ी, मूछें और आंखों का काला चश्मा अभी भी लगा रखा था। तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार? ओमवीर के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। तुम्हें मालूम था कि मैं यहाँ से निकलकर घर जाता हूँ? देवराज चौहान ने शांत भाव से सिगरेट सुलगाई। बोलो, अब कौन सा काम आ फंसा है? ओमवीर लापरवाह था। 1.5 लाख रुपया लेकर तुमने ईमानदारी से मेरे आदमी को वायदे के मुताबिक थाने से भगा दिया। मैं सच्चे मन से जनता की सेवा करता हूँ, लेकिन आज सिर्फ 5,000 के लिए बेईमानी कर गए। देवराज चौहान का स्वर सख्त हो गया। 5,000 के लिए बेईमानी? ओमवीर चौंका। ये क्या कह रहे हो? मैं इस तरह बेईमानी कभी नहीं करता। तुमने 5,000 दिए, मैंने तुम्हें टेम्पो वाले का पता दे दिया। बेईमानी कहाँ की? 5,000 तो तुमने लिए, लेकिन पता गलत दिया। ये कैसे हो सकता है? मेरे पास फालतू का वक्त नहीं है कि इस वक्त यहाँ तुम्हारे इंतज़ार में मौजूद रहूँ। देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो इस कागज़ के दूसरी तरफ सही पता लिख दो टेम्पो वाले का। इसके लिए अगर तुम्हें थाने वापस जाना पड़े तो बेशक वापस चलो। मुझे अभी उसका पता चाहिए। मेरे भाई, मैंने पता सही दिया था। ओमवीर अपनी बात पर अड़ गया। सही दिया था? देवराज चौहान की आवाज़ में तीखापन आ गया। हाँ, जो उसकी रिपोर्ट में लिखा था वही पता दिया। तुम्हें गलतफहमी हुई। जानते हो, जो पता तुमने दिया है वो किसका है? देवराज चौहान का स्वर खतरनाक हो गया। किसका है ये पता? आशा पारिक का है। आशा पारिक? वो कौन है? ओमवीर के होठों से निकला। पुरानी फिल्मों की हीरोइन आशा पारिक। ओमवीर अंधेरे में देवराज चौहान का दाढ़ी वाला चेहरा देखता रहा। ये कैसे हो सकता है? कहने के साथ ही ओमवीर ने उसके हाथ से कागज़ लिया और स्ट्रीट लाइट की मध्यम सी रोशनी में उसने कागज़ पर लिखे पते को पढ़ा तो चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। उसके बताने पर रंजन तिवारी ने कागज़ पर पता लिखा था, लेकिन जो पता उसने बोला था तिवारी ने वो पता कागज़ पर नहीं लिखा था। साला! ओमवीर दांत पीचकर बड़बड़ा उठा। मेरा धंधा खराब करता है क्या? तुम्हें नहीं कह रहा, रंजन तिवारी से कह रहा हूँ। टेम्पो वाले का जो पता मैंने बोला था वो तो उसने कागज़ पर लिखा नहीं, कोई दूसरा लिख दिया। जानबूझकर किया है उसने ऐसा। बात करूँगा उससे। कौन है ये रंजन तिवारी? बीमा कंपनी का जासूस है। अंदर की कोई बात चाहिए होती है तो मेरे पास। बीमा कंपनी का जासूस? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। हाँ, ये नेमचंद कटारिया वाली कंपनी में है रंजन तिवारी। देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, कटारिया वाली ब्रांच ने 4.5 अरब के हीरो का बीमा किया था। केटली ब्रदर्स के हीरे थे, चोरी हो गए। बात तो नहीं हुई तिवारी से, लेकिन आजकल हीरो की तलाश में लगा होगा। काबिल जासूस है बीमा कंपनी का। खैर, आपको जो तकलीफ़ हुई जनाब, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। गड़बड़ मेरी तरफ से नहीं, साले तिवारी ने की है। बात करूँगा उससे। मुझे टेम्पो वाले का पता अभी तक याद है। कागज़ की दूसरी तरफ लिख देता हूँ। कांस्टेबल ओमवीर ने बेहद शराफत से कहा। देवराज चौहान के होठ सिकुड़ चुके थे। पुलिस ही नहीं, बीमा कंपनी का जासूस भी हीरो की तलाश कर रहा था। रंजन तिवारी नाम है उसका। कागज़ पर गलत पता लिखना
और असली पता खुद ले जाने का मतलब था कि तिवारी जान गया था कि हीरे टेम्पो में ही कहीं है, वरना टेम्पो वाले का पता गलत नहीं लिखता। कोई बड़ी बात नहीं कि अब तक टेम्पो वाले के पास पहुंच गया हो, टेम्पो अपने कब्जे में ले लिया हो, हीरे उसे मिल गए हों। देवराज चौहान को लगा रंजन तिवारी के रूप में एक नई मुसीबत सामने आ गई है। ओमवीर ने कागज के दूसरी तरफ अमृतलाल के कमरे का पता लिखकर दिया। देवराज चौहान ने पते को पढ़ा। चेहरे पर सोच के भाव थे। फिर उसने ओमवीर को देखा। टेम्पो का नंबर क्या था? 2000। ओमवीर ने जल्दी से कहा, फिर कभी मेरी सेवा की जरूरत पड़े तो ज़रूर आना। देवराज चौहान ने कार आगे बढ़ा दी। अमृतलाल जिस घर के एक कमरे में रहता था, उस घर में कहीं भी लाइट रोशन नहीं थी। बाहर भी ताला लटक रहा था और आसपास कहीं भी टेम्पो नहीं खड़ा था। देवराज चौहान सोच भरे अंदाज में इधर उधर देखने लगा कि किससे पूछताछ करे। बगल वाले घर की लाइट रोशन थी तो आगे बढ़कर उसने उस घर के गेट को खटखटाया। भीतर टीवी चलने की आवाज़ आ रही थी। दूसरे ही मिनट बनियान पजामा पहने एक व्यक्ति दरवाजे से बाहर निकला और पास आकर गेट खोला। देवराज चौहान को देखा। कहो जी, क्या काम है? आपके पड़ोस में अमृतलाल रहता है, टेम्पो वाला। मैं उससे। कमाल है, अमृतलाल की लॉटरी निकल आई है क्या? हर कोई उसे ही पूछ रहा है। वो कह उठा, हर कोई और नहीं तो क्या। दोपहर बाद भी एक साहब आए थे, अमृतलाल को पूछ रहे थे। अब इतनी रात गए आप आ गए, बात क्या है? जब से उसका टेम्पो चोरी हुआ और मिला, उसकी पूछ ही बढ़ गई। जो साहब दोपहर को आए थे वो देखने में कैसे थे? देवराज चौहान ने पूछा। उसने रंजन तिवारी का हुलिया बताया। इन साहब को अमृतलाल मिला? नहीं जी, आज तो अमृतलाल सुबह सुबह ही बुझे सिंह के साथ टेम्पो पर निकल गया। कहीं माल ले जाना होगा। उसके बाद तो अभी तक वापस नहीं आया। क्या ख्याल है, कब तक वापस आएगा? क्या पता जी, वो तो उड़ता पंछी है, जिधर का माल मिला लेकर निकल गया। कभी तो 2 दिन बाद आ जाता है तो कभी 10 दिन बाद। बहुत मेहनती है, बंदा भी शरीफ है। अच्छे टाइम पे टेम्पो पा लिया। अब तो टेम्पो भी बहुत महंगे हो गए हैं। आप हुक्म करो, मेरे पास ऑटो है। कहीं माल ले जाना हो तो मैं ऑटो से ले चलता हूँ। नाइट चार्ज भी कम ही लूँगा। मेहरबानी, देवराज चौहान ने मुस्कुराकर कहा। ऑटो से काम नहीं चलेगा। ये बात भी ठीक है, माल ज़्यादा होगा। देवराज चौहान अपनी कार की तरफ बढ़ गया। मस्तिष्क में बीमा कंपनी का जासूस रंजन तिवारी घूम रहा था, जो कि ये जान चुका था कि हीरे टेम्पो में है। मतलब कि जैसे भी हो, रंजन तिवारी से पहले टेम्पो को हासिल करना होगा, वरना सारा मामला गड़बड़ा जाएगा। देवराज चौहान वहाँ से सीधा जगमोहन के पास पहुँचा। सोहनलाल उसकी देखरेख के लिए पास ही मौजूद था। जगमोहन बेहोश था, लेकिन खतरे वाली कोई बात नहीं थी। सोहनलाल से बात करके देवराज चौहान जब बंगले पर पहुंचा तो रात का 1 बज रहा था। ड्राइंग हॉल में प्रवेश करते ही देवराज चौहान की निगाह दीवान पर पड़ी, जहां शायद कि सिर से पांव तक चादर ओढ़े भटनागर लेटा था। नानकचंद सोफे पर बैठा खाना खाने में व्यस्त था। वो नशे में भी लग रहा था। पास में विस्की की आधी बोतल पड़ी थी। आ आ नानकचंद नशे से भरे स्वर में बोला। तेरा इंतजार कर कर खाना शुरू किया। जया को खाना दे दिया, लेकिन भटनागर तो खाना खाने से पहले ही मर गया, कहते हुए नानकचंद ने मुंह बनाया। देवराज चौहान चौंका। क्या कहा, मर गया? हाँ, गला काट दिया उस हरामजादे ने। नानकचंद ने विस्की का गिलास उठाकर खाली किया। मैं तो जा ही नहीं रहा था खाना लाने,
भटनागर के जोर देने पर ही गया था। भूख तो सबको लगी थी। जवा छोरी भी भूखी थी तो मुझे खाना लाने भेजा। देवराज चौहान जल्दी से दीवार की तरफ बढ़ गया। पास जाकर एक ही झटके से चादर उठाई तो होठ भिजते चले गए। चेहरे पर खुखारता आ सिमटी। भटनागर मृत अवस्था में पड़ा था। पीठ के बल था और गर्दन पर हुआ चाकू का वार स्पष्ट नजर आ रहा था। गर्दन वाले हिस्से से बहे खून ने दीवान को काफ़ी हद तक रंग दिया था। उसकी आंखें खुली हुई पथरा चुकी थी। जाहिर था कि वो बेड पर लेटा हुआ था और वार करने वाला चुपके से उसके सिर पर आ पहुंचा था। आखिरी समय में अपना बचाव तो क्या, ये समझने का मौका नहीं होगा कि वो मरने जा रहा है। दांत बीचे देवराज चौहान ने नानकचंद को देखा, जो खाने में व्यस्त था। इसे कब मारा गया? मैं 9 बजे गया था। नानकचंद ने उसे देखा। 10:30 वापस आया तो उसे मरा देखा। देवराज चौहान की निगाह बंगले में घूमने लगी। वो जो कोई भी है अभी भी इसी बंगले में है। देवराज चौहान ने खतरनाक स्वर में कहा, हाँ, लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं सकते। बंगला बहुत बड़ा है।